दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हार के बाद बिहार में बीजेपी का चुनावी राजनीति का तरीका बदल गया है। ये चुनाव यूजीसी के मुद्दे, पेपर लीक, भरत तिवारी एनकाउंटर और जैन जी के विरोध के बाद हुआ था। राज्य में बीजेपी को लगता है कि उसके मुख्य सवर्ण वोटर पार्टी से नाराज हैं और उन्होंने जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर का साथ दिया है। अब पार्टी फिर से अपने मुख्य सवर्ण वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना की अगली किस्त को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार जुलाई और अगस्त की किस्त साथ जारी करने पर विचार कर रही है। ऐसा हुआ तो पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे 3,000 रुपए आ सकते हैं। इसमें जुलाई की लंबित 1,500 रुपए की किस्त और अगस्त की 1,500 रुपए की किस्त शामिल होगी। बिहार में पर साल आने वाली बाढ़ के बीच अब पानी पर तैरने वाला पूरा गांव तैयार करने की योजना है। इंजीनियर प्रशांत कुमार ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें कई तैरते हुए घरों को एक साथ जोड़ा जाएगा। ये घर सामान्य दिनों में रहने के काम आएंगे, लेकिन बाढ़ के दौरान इन्हें रेस्क्यू सेंटर, हेल्थ सेंटर, भोजन वितरण केंद्र और जरूरी सामान के स्टोरेज के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ओडिशा सरकार रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सुभद्रा योजना की 5वीं किस्त जारी करने की तैयारी में है। राज्य की उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रभाती परिदा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित आवेदनों और सत्यापन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अगस्त में जारी होने वाली इस किस्त के लिए 3,17,966 नए आवेदन मिले हैं। इनमें से 91,093 को फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है, जबकि 3,53,059 मामला अभी जांच के लिए लंबित हैं। सरकार का लक्ष्य पात्र महिलाओं के खातों में समय पर राशि पहुंचाना है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर आज 17 अगस्त को विधायक पद की शपथ लेंगे। वर्तमान में विधानसभा सत्र न चलने के कारण उन्हें सदन के भीतर शपथ नहीं दिलाई जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार आज सुबह 10:30 बजे अपने मुख्य भवन स्थित कार्यालय कक्ष चैम्बर में प्रशांत किशोर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और पीके को कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फिलहाल कोई नई डेडलाइन सामने नहीं आई है। सरकार ने लोकसभा में साफ किया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर देगा। हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया है कि रिपोर्ट मई 2027 की तय समय सीमा से पहले आएगी या नहीं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 10 अगस्त को लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं, यानी अभी रिपोर्ट आने की कोई पक्की तारीख तय नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली से पटना लौटते ही बिहार सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोला। एनडीए में शराबबंदी को लेकर मच रहे घमासान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी पूरी तरह से विफल हो चुकी है। तेजस्वी ने एक बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर असल में सत्ता पक्ष में बैठे लोगों का ही एक बड़ा रैकेट चल रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस कानून की मीक्षा होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यह सवाल विपक्ष से नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले टैक्स में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की 14 अगस्त की अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को शून्य कर दिया गया है। नई दरें 15 अगस्त से लागू हो गई हैं। सरकार ने डीजल के निर्यात पर एसआईडी को 25.5 रुपए से घटाकर 24 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। वहीं एविएशन टरबाइन फ्यूल पर एक्सपोर्ट टैक्स 22 रुपए से घटाकर 19.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये दरें 15 से 31 अगस्त तक लागू रहेंगी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और विधायक प्रशांत कुमार ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह को सलाह दी है कि वो अनर्गल बयानबाजी बंद करें, वरना उनकी भी कुंडली खोलते देर नहीं लगेगी। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो बहुत दिनों से गिरिराज सिंह की बात सुन रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वो मीडिया के माध्यम से उनको बता दे रहे हैं कि अनाप शनाप बकवास करना बंद कर दें, नहीं तो जैसे दूसरे भाजपा के नेताओं की जन्म कुंडली खोली गई वैसे उनके बारे में भी बोला जाएगा, फिर वो कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगर आप भी गांव में रहकर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आरओ वाटर प्लांट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में साफ और पीने योग्य पानी की मांग लगातार बनी रहती है। ऐसे में सीमित जगह और योजना के साथ छोटा वाटर प्लांट शुरू करके हर महीने 30,000 रुपए से 40,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। शुरुआत में बड़ा प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। आप 250 से 1,000 लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाला छोटा आरओ प्लांट लगा सकते हैं। जार और फिल्टर यूनिट समेत शुरुआती सेटअप की लागत करीब 1 लाख से 3 लाख रुपए तक हो सकती है। वास्तविक खर्च प्लांट की क्षमता, मशीनरी और स्थानीय कीमतों पर निर्भर करेगा। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पटना की उच्च सुरक्षा वाली बेउर जेल को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने बेउर जेल में तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की कार्य परिस्थितियों को लेकर बिहार सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने जेल प्रशासन और सरकार का ध्यान सुरक्षा कर्मियों की समस्याओं की ओर आकर्षित किया है। साथ ही उनकी ड्यूटी व्यवस्था की समीक्षा करने की अपील की। लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त के भुगतान को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रक्षाबंधन के पहले सरकार महिलाओं को 1,500 रुपए की सौगात जरूर देगी। राज्य की बहुत सारी महिलाएं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, तो हम आपको यहां बताने वाले हैं कि किन किन महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा और 39वीं किस्त का भी पैसा नहीं मिलेगा। वैशाली आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में राजनीतिक रणनीतिकार निशांत ने वैशाली में एक बड़ा गेम प्लान तैयार किया है, जिसके तहत तिरंगे के नीचे सुरक्षा और विकास का नया खाका खींचा गया है। इस रणनीति के केंद्र में पथ प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है, जो स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करेगा। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच समर्थन बढ़ाने के लिए भूमिहीनों को जमीन का पर्चा और महिलाओं को रोजगार के अवसर देने का बड़ा तोहफा दिया गया है। इस मास्टर स्ट्रोक से क्षेत्र में चुनावी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 15 अगस्त को एक्स पर पोस्ट डालकर कहा, हमने दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसके तहत हमने जरूरतमंद बहनों को हर महीने 2,500 रुपए देना शुरू कर दिया है। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में हमारी लगभग 7,25,000 बहनों ने इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है। हमारा लक्ष्य इस योजना के तहत 17 लाख बहनों को लाभ पहुंचाना है। बिहार के जमुई जिले में रविवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत के काफिले के साथ हादसा हो गया। झाझा शहर के न्यू बोड़वा बस स्टैंड परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे निशांत के काफिले में चल रहे कम से कम 2 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। राहत की बात यह रही कि निशांत की गाड़ी इस दुर्घटना में सुरक्षित रही और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह में तेजस्वी यादव के शामिल नहीं होने को लेकर उन्होंने उन्हें नॉन सीरियस पॉलिटिकल व्यक्ति करार दिया। रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार को ऐसा नेता प्रतिपक्ष पहले कभी नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव को बिहार से कोई लगाव नहीं है। रामकृपाल यादव ने कहा, वह नॉन सीरियस पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। आज तक बिहार को ऐसा नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं मिला। मैं लगातार कहता हूं कि उस व्यक्ति को बिहार से कोई लगाव नहीं है। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए पटना हाई कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ बिजली बिल का भुगतान नहीं करने या बड़ी रकम बकाया होने से किसी उपभोक्ता पर बिजली चोरी का आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। बिजली चोरी के लिए बिजली कानून की धारा 135 के तहत कार्रवाई करने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि उपभोक्ता ने बिजली का इस्तेमाल बेईमान मंशा से चोरी या अनधिकृत तरीके से किया था। बगहा में बाघ के हमले में किसान की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के भेड़ियारी बंगाली टोला में बाघ के हमले से एक व्यक्ति की मौत के बाद वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। ग्रामीणों में जंगली बाघ को लेकर भय का माहौल बना हुआ है और लोग अकेले खेतों की ओर जाने से बच रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाघ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर रिहायशी इलाके की तरफ पहुंचा है। किसान पर हमले के बाद वन विभाग की टीमें लगातार बाघ की लोकेशन ट्रैक करने में जुटी हैं। बाघ को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने के लिए दिन के साथ साथ रात में भी अभियान चलाया जा रहा है।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। 16 अगस्त 2018 को दुनिया को अलविदा कहने वाले अटल जी की स्मृति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें नमन किया। बिहार में 32,388 शिक्षक पदों पर होने वाली बीपीएससी चोर भर्ती शुरू होने से पहले ही पेचीदगियों में फंसती नजर आ रही है। बीपीएससी ने सितंबर में परीक्षा कराने का शेड्यूल जारी किया है, लेकिन परीक्षा से पहले वैकेंसी का आधिकारिक विज्ञापन निकलना जरूरी है। फिलहाल रिक्तियों की अंतिम सूची और पात्रता से जुड़े कई काम बाकी होने के कारण भर्ती प्रक्रिया पर समय का दबाव बढ़ गया है। खानसर पटना के पीरभोर थाना क्षेत्र के एनी बेसेंट रोड स्थित खानसर से जुड़े अस्पताल पर अग्निशमन विभाग की कार्रवाई शिकंजा कसता नजर आ रहा है। फायर सेफ्टी के निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं होने पर विभाग अब एच वेट नोटिस जारी करने की तैयारी में है। आमतौर पर यह नोटिस भवन को सील करने जैसी आगे की कार्रवाई से पहले स्पष्टीकरण के लिए दिया जाता है। इससे पहले अस्पताल को ई वेट और जी वेट नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन विभाग के मुताबिक अब तक सभी जरूरी मानकों का अनुपालन नहीं हुआ है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजन सिंह का बयान चर्चा में है। उन्होंने पीएम मोदी को भगवान श्रीराम के समान बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी उनके लिए आराध्य हैं और उनके खिलाफ किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी का किन्नर समाज विरोध करेगा। उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव लगभग 1 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर भोजपुर जिले के दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस आगमन को लेकर जिले भर के राजद कार्यकर्ताओं और स्थानीय समर्थकों में जबरदस्त उत्साह और खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अपने जनप्रिय नेता की अगवानी के लिए अगियाओं प्रखंड में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गायजी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहानाबाद के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने शनिवार को गया शहर स्थित अपने निजी आवास पर गरिमामय माहौल में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। डॉक्टर यादव ने कहा कि 15 अगस्त का यह पावन पर्व पूरे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सहित सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। सुपौल फिट इंडिया मूवमेंट के तहत 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल वीरपुर की ओर से रविवार को संडे ऑन साइकिल रैली का सफल आयोजन किया गया। यह साइकिल रैली 45वीं वाहिनी के कमांडेंट गौरव सिंह के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित की गई। रैली में वाहिनी के अधिकारियों और जवानों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। यह साइकिल रैली 45वीं वाहिनी के वीरपुर स्थित मुख्यालय से शुरू हुई और तय किए गए मार्ग से होते हुए सीमा चौकी मुंशी पिपराही तक पहुंची। रैली के दौरान जवानों ने आम लोगों को नियमित शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। पटना में संतान उपचार के अग्रणी केंद्र हो प्लस आईवीएफ ने अपनी दूसरी वर्षगांठ धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर कई जरूरतमंद दंपत्ति अपने बच्चों के साथ शामिल हुए। पिछले 2 साल में संस्थान ने कई जटिल मामलों को हल करते हुए 1000 से ज्यादा सफल आईवीएफ मामलों का कीर्तिमान स्थापित किया है। संस्थान के चारों सह अध्यापकों ने अपना विचार रखा। डॉक्टर अनुजा सिंह 20 साल अनुभव 12,000 सफल केस ने कहा, यह 2 साल 1000 से ज्यादा परिवारों के सपने के सच होने की यात्रा है। यहां आधुनिक तकनीक और नैतिक चिकित्सा के जटिल मामलों में भी नई उम्मीद जागी है। मोतिहारी में स्कूली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मेनू के अनुसार पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर दम तोड़ती दिख रही है। मिड डे मील की आपूर्ति करने वाली एनजीओ एजेंसी नियमों को ताक पर रखकर नौनिहालों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। बच्चों को मेनू के अनुसार दी जाने वाली मिश्रित दाल, हरी सब्जियां और अंडा देने के बजाय सिर्फ चना की दाल में नेनुआ और लौकी मिलाकर खाना परोसा जा रहा है, जिससे बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है। पटना खेल विज्ञान और आधुनिक तकनीक के सहारे राज्य के खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण एवं इंजरी सेंटर की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। खास बात यह है कि इसके लिए अगले सप्ताह टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। खेल विभाग इस सेंटर को ओडिशा मॉडल पर विकसित करेगा। वहां संचालित उच्च प्रदर्शन खेल सुविधाओं और खेल विज्ञान की बारीकियों को समझने के लिए विभाग की टीम को रवाना किया गया है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को जमुई जिले के झाझा प्रखंड स्थित न्यू बोड़वा बस स्टैंड के समीप लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के प्रति समर्पण देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। ज्ञानेश कुमार ने बिहार पहुंचने पर कहा कि वह राज्य की पावन धरती को नमन करने के लिए आए हैं। उन्होंने बिहार में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और इसमें आजादी के बाद अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार के मतदाताओं ने जिस तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वह सराहनीय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने वैशाली समेत बिहार के सभी मतदाताओं का अभिनंदन किया। भोजपुरी कलाकार और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब मनोज तिवारी ने खुद को संस्कारी बिहारी बताते हुए प्रशांत किशोर को अहंकारी करार दिया है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मनोज तिवारी ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव की बात चुनाव तक ही होनी चाहिए, जीतने के बाद भी किसी के मुंह से अपशब्द निकलना सही नहीं है। मनोज तिवारी ने कहा कि जो जीतने के बाद झुकता है वो संस्कारी होता है और जो जीतने के बाद भी गाली दे वो अहंकारी होता है। पप्पू यादव पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर रविवार 16 अगस्त को पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच पप्पू यादव ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने और परीक्षा में कथित धांधली के मामलों में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने साफ कहा कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में जिन लोगों ने धांधली की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के खासपुर पंचायत के छितनावा गांव में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा के दौरान हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है। बाइक सवार युवकों द्वारा सड़क पर फायरिंग किए जाने से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने के बाद मनेर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 4 देशी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 2 बाइक बरामद की हैं। पटना के पाटलिपुत्रा पार्क में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को राजकीय समारोह की क्या हसनय। समारोह में राज्यपाल सैयद तासनय और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा, श्रवण कुमार, रामकृपाल यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को भी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की तरह तैयारी करनी पड़ेगी। शिक्षक भर्ती की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अब पीटी के बाद मेंस एग्जाम भी पास करना होगा। साफ है कि शिक्षक भर्ती का खेल अब सिर्फ नंबरों का नहीं रहेगा। फर्क यह रहेगा कि सिविल सर्विसेज के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू पास करना होता है, लेकिन शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू नहीं होगा। गोपालगंज के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होगी। सरकार की कोशिश है कि परीक्षा की प्रक्रिया समय पर पूरी कर अक्टूबर में रिजल्ट जारी कर दिया जाए। इससे स्थिति में सफल अभ्यर्थियों को आगामी TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सकेगा। बिहार में बिजली बिल कम करने के लिए छत पर सोलर पैनल लगवाना अब बेहद किफायती हो गया है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने पर कुल 98,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। इसमें केंद्र सरकार की 78,000 और राज्य सरकार की 20,000 रुपए की अतिरिक्त मदद शामिल है। इस पैनल को लगाने में लगभग 2.10 लाख रुपए का खर्च आता है, लेकिन पूरी सब्सिडी मिलने पर वास्तविक खर्च घटकर मात्र 1.12 लाख रुपए रह जाता है। यह पैनल हर महीने 350 से 400 यूनिट बिजली पैदा करता है, जिससे मासिक बिजली बिल में भारी बचत होती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सदस्य एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार रविवार को पटना एक निजी अस्पताल पहुंचे और बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। अचानक अस्वस्थ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कुशवाहा के शीघ्र स्वस्थ होने की नीतीश कुमार ने कामना की।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के धनरुआ प्रखंड के नदवा गांव को खास तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने नदवा के लिए कई विकास योजनाओं की घोषणा की। महादलित टोले में आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवन बनाने के लिए 12 से 12 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि नदवा हाई स्कूल के खेल मैदान के रिनोवेशन के लिए 1 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इतना ही नहीं, पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए करीब 2.50 करोड़ रुपए और कन्या विवाह मंडप के लिए 50 लाख रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद अगर कागजी दस्तावेज के लिए रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं तो 17 अगस्त से तस्वीर बदल सकती है। बिहार में अब जमीन की रजिस्ट्री को कागजों से निकालकर सीधे मोबाइल तक पहुंचाने की तैयारी है। बिहार के करीब 90 निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू होने जा रही है। नई व्यवस्था में रजिस्ट्री के बाद हाथ में फाइल या कागज लेकर घूमने की जरूरत कम होगी। प्रक्रिया पूरी होते ही डिजिटल डीड मोबाइल पर भेजी जाएगी। पहले एसएमएस से इसकी जानकारी मिलेगी और फिर दस्तावेज व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे। पटना की सड़कों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। राजधानी में एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। शहर के कई हिस्सों में अब कुछ ही किलोमीटर के अंतर पर फ्लाईओवर या एलिवेटेड सड़क नजर आ जाती है। फिलहाल पटना में करीब 8 एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर चालू हैं। इसी नेटवर्क में अब मीठापुर महुली एलिवेटेड कॉरिडोर भी जुड़ने जा रहा है। इसका मीठापुर से सिपारा तक का काम पूरा हो चुका है। मीठापुर महुली एलिवेटेड कॉरिडोर शुरू होने के बाद पटना से पुनपुन का सफर काफी आसान हो जाएगा। मीठापुर से सीधे पुनपुन करीब 10 से 15 मिनट में पहुंचने की उम्मीद है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को खुसरूपुर स्थित ऐतिहासिक श्री गौरीशंकर बैकुंठनाथ धाम मंदिर पहुंचे। नीतीश कुमार ने यहां भगवान भोलेनाथ के दरबार में पूजा अर्चना की। मंदिर पहुंचते ही वहां मौजूद स्थानीय लोगों और जदयू कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए और उनके प्रति अपना उत्साह जाहिर किया। नीतीश कुमार ने मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित किया और विधि विधान से पूजा की। उन्होंने भगवान भोज के दर्शन कर बिहार की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री करीब 25 मिनट तक मंदिर परिसर में रहे और पूजा अर्चना के बाद वहां से रवाना हो गए। बिहार के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। पटना से पूर्णिया के बीच सफर करने के लिए उन्हें नया ऑप्शन मिलने वाला है। पाटलिपुत्र से पूर्णिया के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन 17 अगस्त से होगा और यह ट्रेन सहरसा होते हुए पूर्णिया कोर्ट तक चलेगी। 16 सितंबर यानी पूरे 1 महीने तक ट्रेन चलाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक पाटलिपुत्र के पूर्णिया कोर्ट के बीच ट्रेन का परिचालन हफ्ते के 5 दिन किया जाएगा। यह ट्रेन सिर्फ बुधवार और शनिवार को नहीं चलेगी। इस तरह से 1 महीने तक इस ट्रेन के परिचालन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस ट्रेन के चलने से कोसी सीमांचल इलाके के लोगों को फायदा मिल सकेगा। मुजफ्फरपुर में एक चौंकाने वाला साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खुद को दिल्ली हाईकोर्ट का वकील बताकर ठगों ने पीड़ित को धमकी दी और फिर 99,999 रुपए ऑनलाइन ठग लिए। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहते हैं रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि दिल और इंसानियत से बनते हैं। जब आधुनिक समाज में बुजुर्ग माता पिता अपनों के बीच भी अकेलेपन का दंश झेल रहे हैं, तब सुल्तानगंज से देवघर के कांवरिया पथ से सामने आई एक भावुक तस्वीर ने पूरे समाज को मानवीय संवेदनाओं का आईना दिखाया है। 85 वर्ष की निसंतान और चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्ग महिला रामकुमारी देवी की बाबा बैद्यनाथ के दर्शन की अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए 4 पड़ोसियों ने बेटा बेटी का फर्ज निभाया है। सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर इन 4 कंधों ने बुजुर्ग मां को पालकी में बैठाया और 98 किलोमीटर दूरबाधाम की कठिन पदयात्रा पर निकल पड़े। देश के करोड़ों एलपीजी सिलेंडर ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है। 15 और 16 अगस्त को सरकारी छुट्टियों और त्योहारों के चलते कई ग्राहक अपने गैस कनेक्शन की बायोमेट्रिक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए पहले से तय अंतिम तारीख 16 अगस्त को लेकर उपभोक्ताओं में गैस सप्लाई रुकने और सब्सिडी बंद होने की चिंता थी। ग्राहकों को हो रही असुविधा और गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के दफ्तरों पर उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए ई-केवाईसी पूरा करने की अंतिम समय सीमा को बढ़ाकर 26 अगस्त कर दिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार का तेल कंपनियों की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ डीलर का दावा है कि उन्हें तेल कंपनियों से ऐसी सूचना दी गई है। अगर आपके पास विदेश में ऐसी संपत्ति या आय है जिसकी जानकारी इनकम्स रिटर्न में नहीं दी गई है, तो आपके लिए काम की खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने
फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम रूल्स 2026 जारी किए हैं। इसके तहत पात्र छोटे टैक्स पेयर्स अपनी कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों और आय की जानकारी दे सकते हैं जो पहले घोषित नहीं हुई है। यह स्कीम 16 अगस्त 2026 से लागू हो गई है। 15 अगस्त बीत चुका है और रक्षाबंधन भी करीब है। ऐसे में मध्य प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 39वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। महिलाओं को उम्मीद है कि त्योहार से पहले उनके बैंक खाते में 1,500 रुपए की राशि पहुंच जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस के दिन मंच से कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1 करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों की सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 53,55,000 से अधिक बेटियां लाभान्वित हो रही हैं। मुंबई में फूड सेफ्टी को लेकर महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। अब एफडीए ने चेंबूर के वशिनाका इलाके में पाल आग्रो के वेलोसिटी एक्सप्रेस वेयरहाउस पर छापा मारकर 99,970 रुपए का एक्सपायर्ड स्टॉक जब्त किया है। कार्रवाई के बाद वेयरहाउस का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। मुंबई में फूड सेफ्टी को लेकर महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। अब एफडीए ने चेंबूर के वाशिनाका इलाके में पाल आग्रो के वेलोसिटी एक्सप्रेस वेयरहाउस पर छापा मारकर 99,970 रुपए का एक्सपायर्ड स्टॉक जब्त किया है। कार्रवाई के बाद वेयरहाउस का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र में वीमाल एलआईसी के विज्ञापन को लेकर बॉलीवुड के 3 एक्टर्स मुश्किल में फंस गए हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस भेजकर विज्ञापन में उनकी भूमिका और ब्रांड से जुड़े होने पर जवाब मांगा है। एफडीए का कहना है कि यह विज्ञापन पान मसाला जैसे प्रतिबंधित प्रोडक्ट के अप्रत्यक्ष प्रचार का मामला हो सकता है। अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है और आपने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो आज इसे टालना भारी पड़ सकता है। 16 अगस्त 2026 को एलपीजी ई-केवाईसी की आखिरी तारीख है, यानी जिन ग्राहकों की ई-केवाईसी अब तक बाकी है उन्हें आज ही इसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। डेडलाइन को लेकर 15 और 16 अगस्त की तारीख के बीच कंफ्यूजन भी है। ऐसे में जरूरी है कि ग्राहक तारीख को लेकर असमंजस में रहने के बजाय अपनी केवाईसी पूरी कर लें। यह प्रक्रिया इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के ग्राहकों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। देश में एलपीजी की सप्लाई को लेकर सरकार ने अहम कदम उठाया है। पश्चिम एशिया संकट के दौरान इंपोर्ट में आई रुकावट से सबक लेते हुए पहली बार 21 रिफाइनरी और अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए एलपीजी उत्पादन के अधिकतम लक्ष्य तय किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 13 अगस्त को जारी आदेश में रोजाना कुल 63,810 टन एलपीजी उत्पादन की क्षमता तय की है। यह 2025 से 26 में देश के घरेलू एलपीजी उत्पादन से दोगुने से भी ज्यादा है और रोज की खपत का करीब 70% है। ई-20 पेट्रोल को लेकर गाड़ी की माइलेज कम होने की चिंता कर रहे हैं तो सरकार ने इस पर सफाई दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सिर्फ ई-20 पेट्रोल को कम माइलेज के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। असल माइलेज कई चीजों पर निर्भर करती है, जिसमें गाड़ी चलाने का तरीका, ट्रैफिक, गाड़ी की हालत, टायर का प्रेशर और एसी का इस्तेमाल शामिल है। मंत्रालय ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ई-20 पेट्रोल की काफी टेस्टिंग और जांच की गई है। मंत्रालय के मुताबिक गाड़ी की असल माइलेज सिर्फ ईंधन से तय नहीं होती। सरकार ने साफ किया कि रोजमर्रा की ड्राइविंग में माइलेज पर इन चीजों का भी असर पड़ता है। तेल कंपनियों ने करीब 90,000 पेट्रोल पंपों के अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक की जांच की। कंपनियों के मुताबिक इनमें पानी के अंदर जाने का कोई मामला नहीं मिला। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा है कि तेल कंपनियों ने रिटेल आउटलेट्स पर सख्त जांच की। उनके मुताबिक सिर्फ कुछ मामलों में ही मिलावट सामने आई। इससे सरकार का कहना है कि ई-20 पेट्रोल को लेकर फैली हर शिकायत को सीधे ईंधन की गुणवत्ता से जोड़ना सही नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।